हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। सो आज 14 दिसंबर को जो आपका मॉर्निंग में पेपर हुआ था उसको हम समझने वाले हैं। यहाँ की सीडीपी जल्दी से सॉल्व करेंगे और रात 9 बजे पूरा पेपर एनालिसिस होगा किस तरह से आपकी क्वेश्चंस पांचों सेक्शन में आए हुए हैं, ताकि जो 15 दिसंबर को जिनका भी पेपर था ना उन्हें इस चीज़ में हेल्प मिल सके ना, और अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो वो भी वो पढ़ करके जाएँ। तो पहले तो 14 दिसंबर को जिनका भी था जल्दी से समझेंगे भाई यहाँ पे सीडीपी के पोर्शन को। अभी कथन है आपका कि 12 साल की जो अमाना है हर बार डर जाती है जब शिक्षिका उसे ब्लैक बोर्ड पर गणित की समस्या का जवाब देने या हल करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे डर है कि शिक्षिका उसे डांटेगी और शर्मिंदगी उसको महसूस होगी। तो बिल्कुल सही बात है। अगर बच्ची को डर इसी चीज़ का है ना कि भाई वो अगर बोर्ड पे आती है और चीज़ें गलत हो जाती हैं उससे, तो भाई टीचर उसको डांटेगी। और कारण क्या दे रहे हैं कि जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं तो उनकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। जब बच्चे प्रतिकूल असुरक्षित महसूस करते हैं ना, चिंतित होते हैं, तभी उन्हें प्रतिकूल महसूस होता है ना, और उसे डर है कि टीचर उसको डांटने वाली है, इस वजह से उसे आने में डर भी लग रहा है। तो बिल्कुल आपका रीज़न और सोल्यूशन दोनों सही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्या है भाई, इंक्लूसिव क्लासरूम की बात करी गई है। समावेशी शिक्षा कक्षा में शिक्षक एक समावेशी कक्षा में जो शिक्षक होता है ना बच्चों में कमियों की पहचान करता है और उनकी सही ढंग से नामीकरण करता है। भाई देखिए, ये आपका टैग वर्ड्स जितने भी निगेटिव पॉजिटिव बताए गए थे ना, सब वहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं। ये मिल गया, ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। अलग अलग शैक्षणिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों को अलग अलग, बिल्कुल यहाँ पे सेग्रीगेशन की बात कर दी गई भाई, ठीक है, अलगाव की बात कर दी गई। और ये आपका शुरुआत में ही आपको नज़र आ रहा है ना वर्ड, ठीक है, तो ये आपके गलत हो गए दो। और बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यचर्या और शैक्षणिक रणनीतियों को संशोधित करता है। या फिर प्रतिस्पर्धा, भाई प्रतिस्पर्धा की बात होगी, कंपटीशन, ये सारे ही आपके टैग वर्ड्स और पॉजिटिव वर्ड्स से, पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड से आए हुए हैं ना आंसर। सो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है भाई कि लोकेश को एक संकल्पना को दूसरी संकल्पना के उप समूह के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है, ठीक है, और यह समझना कि भावनाएं स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करती हैं, ठीक है, भावना जो है स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करती हैं, स्वनियमित सीखने को संसाधित कर सकता है। बिल्कुल, अगर बच्चा चीज़ें समझ रहा है ना कि किस तरह से उसकी जो इमोशंस है उसके लर्निंग को और उसकी मेमोरी को प्रभावित करेंगे, तो वो एक तरीके से स्वनियमित ही तो चीज़ें कर रहा है ना, खुद से सेल्फ रेगुलेट कर रहा है, जो कि बहुत पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव दोनों ही हैं, लेकिन अपने अपने जगह पे दोनों सही हैं, सोर्स और रीज़न, लेकिन एक्सप्लेनेशन कोई यहाँ पे नहीं दे रहा है ये। तो ऑप्शन नंबर 2 की तरफ चलेंगे हम। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। तो भाई अगला प्रश्न क्या कहता है, जीन पैजे से आ गया भाई। जीन पैजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिपक्वता जैसे जैविक कारक संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका ही नहीं निभाते हैं क्या? गलत बात है भाई। जो भी मैच्योरिटी थी बायोलॉजिकल फैक्टर से, इस पे काफ़ी जोर दिया है इन्होंने। तो सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं। देख सकते हैं भाई, अगला देखेंगे, अनुभवों के माध्यम से सीखने के बजाय याद करना। भाई रोट लर्निंग के बारे में उन्होंने कोई बातचीत करी नहीं है, ठीक है। मैंने प्रॉपर आपको जब पढ़ाई थी थ्योरी तो टैग वर्ड्स के थ्रू भी पढ़ाया था। पूरा जीन प्याजे मैंने एक एक चीज़ बताई थी, और पूर्व ज्ञान को सीखने की प्रक्रिया में कोई भूमिका ही, भाई बहुत ज़्यादा निगेटिव है ना। सो निगेटिव पॉजिटिव कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बड़ा रोल आपका प्ले कर रहा है यहाँ पेपर में, क्योंकि मैंने आज की वीडियो में भी आपको बताया हुआ है ना कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका पॉजिटिव और निगेटिव ही है, जो पेपर में आपका एक तरीके से साथ रहता है, ठीक है। और आपको ही सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव ही चीज़ें ढूंढनी होती हैं। अभी कथन की बात करते हैं तो एक समावेशी कक्षा में सभी पाठ्यचर्या अनुकूलन के शैक्षिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर करने के लिए निर्देश दिया जाना चाहिए, या फिर विशेष बच्चों की मुख्य धारा की कक्षा में सीखने की कोई संभावना ही नहीं है। तो ये चीज़ तो बहुत गलत हो गई। अब भाई समावेशी शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा, एक बार फिर से देख लेते हैं ना कि इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम ऑल करिकुलम अडेप्टेशन शुड बी डायरेक्टेड टू लोअर द एजुकेशनल स्टैंडर्ड फॉर स्पेशल चाइल्ड। यानी कि ये कह रहे हैं कि समावेशी कक्षा में जितना भी पाठ्यचर्या जो भी चीज़ें होती है ना, अनुकूलन के शैक्षिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। नहीं, दोनों ही अपनी जगह पे गलत होंगे यहाँ पे, ठीक है। दोनों रीज़न असर्शन दोनों रॉन्ग है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रॉन्ग है। अगली तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। भाई 10 साल की काकुली गणित के एक कठिन सवाल से जूझ रही है। उसके समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए उसकी शिक्षिका क्या कर सकती है, ठीक है। उसे समस्या का समाधान दे देगी, मतलब तुरंत सॉल्यूशन बच्चे को पकड़ा दो, ये कभी नहीं करना है। उसे समस्या को छोड़ने और अगले एक पर जाने के लिए कहेंगे कि भाई उसको सॉल्यूशन, आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन नहीं दे रहे हो, उसको कह रहे हो कि आप इसको छोड़िए, आगे बढ़ जाओ। ये कहना बहुत ज़्यादा गलत है। कोशिश करते रहने के लिए उसे प्रोत्साहित करें और ज़रूरत पड़ने पर उसे आलम्बन भाई यानी कि
उसके फोल्डिंग भी प्रोवाइड करें ना। और बहुत सही आपका आंसर मिल गया, यहीं पे आंसर सही हो जाएगा। कड़ी से कड़ी सजा भाई, ये सब चीज़ें तो बिल्कुल नहीं करनी है और ये सब टैग वर्ड्स में आपको पढ़ाया गया ना। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षक को विद्यार्थियों के द्वारा सांस्कृतिक उपकरणों के उपयोग को हतोत्साहित करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। कंठस्थ, ये निगेटिव वर्ड मिल गया आपको। सिर्फ निगेटिव ढूंढना है भाई, निगेटिव पॉजिटिव में ही आपका पूरा पेपर सॉल्व होने वाला है। एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। आंसर भाई चौथा ही सही होने वाला है ना। 3 निगेटिव मिल गए, एक बच्चा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करना चाहिए भाई। रेसिप्रोकल टीचिंग हमेशा ही पॉजिटिव होगी और वही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है ना, लॉरेंस कोलबो के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। यह बच्चों में नैतिक विकास की प्रगति के सटीक अवस्थाओं को निर्दिष्ट करता है भाई। नहीं, कैसे इन्होंने लगा दिया, ये तो हो गया गलत आपका। यह प्रायोगिक विधियों के द्वारा किए गए अध्ययन पर आधारित है क्या? या फिर भाई यानी कि इनका कहना है कि चीज़ें प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल मेथड पे बेस्ड हैं, या फिर यह बच्चों को दुविधात्मक स्थितियां प्रस्तुत करता है। ये बच्चों के सामने कुछ ऐसे सिचुएशन, कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस लाते हैं, या फिर यह नैतिक तर्क पर संस्कृति और जेंडर के प्रभाव को ध्यान नहीं भाई नहीं रखा है, ठीक है। इसीलिए तो इनको क्रिटिसाइज़ किया था ना भाई गिलिगन ने। इनको क्रिटिसाइज किसने किया था? गिलिगन ने किया था। क्यों किया था? क्योंकि इन्होंने जेंडर का, संस्कृति का ध्यान नहीं रखा था, ठीक है। तो ये चीज़ें गलत हो जाएंगी। और बिल्कुल ये बच्चों को दुविधात्मक स्थितियां प्रस्तुत करते हैं ना भाई। वो कहानी भी आपने सुनी होगी शुरुआत में, एक जहाँ पे लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी में आपने सुना होगा ना कि जहाँ पे बच्चे को ये चूज़ करना होता है ना, हेंज की कहानी, ठीक है। हेंज की कहानी, अभी टाइम भाई जल्दी जल्दी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। तो हेंज की कहानी आई होप आपने सुनी होगी। वहाँ पे दुविधा ही तो होती है ना बच्चों के सामने। तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 की तरफ जा सकते हैं हम। अगला क्या है? हॉवर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्ताव है कि बुद्धि समय के साथ बदलती रहती है क्या? इंटेलिजेंस टाइम के साथ चेंज होती है? तो बिल्कुल होती है भाई। हमेशा एक जैसी बुद्धि थोड़ी ना होती। जब बच्चा चाइल्डहुड में होता है तो उसका दिमाग कुछ अलग तरीके से चल रहा था, धीरे धीरे वो मैच्योर होता चला जाता है और उसकी बुद्धिमत्ता चेंज होती चली जाती है, ठीक है। उसके इंटेलिजेंस में बदलाव आता है समय के साथ ना। और मुझे लगता है ऑप्शन पहला ही सही कर देना चाहिए, आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं ना। लेकिन देख लेते हैं जल्दी से भाई। बुद्धि मुख्य रूप से अनुवांशिक, बिल्कुल नहीं, ऐसा कैसे कह सकते ना। सटीक मापा ही नहीं जा सकता ना, सिर्फ एक अंदाजा लगाया जा सकता है, सटीकता से कुछ कहा ही नहीं जा सकता ना भाई। कैसे बुद्धिमत्ता को आप एकेडमिक सफलता का सफलतापूर्वक अनुमान लगा सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। हो सकता है कि हमने आज अनुमान लगा लिया कि ये बच्चा IAS बन जाएगा इसकी बुद्धि से देख करके, और क्या पता उस स्टेज तक पहुंचे ही ना, ठीक है। तो कुछ भी अनहोनी हो सकती, किसी भी चीज़ का अंदाज़ा लगाना ठीक है, बट सटीकता के साथ कहना बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है ना कि निम्न में से कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का एक उदाहरण है? यानी कि परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन। और आज ही मैंने आपको इस वर्ड का मतलब बताया था भाई कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड क्या होता है। भाई परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि भाई हमें क्लास में फर्स्ट आना है, हमें इंटरेस्ट क्या भाड़ में पढ़ाई में, भाई सिर्फ और सिर्फ हमें पास होना है, ठीक है। ग्रेड हमारे अच्छे आने चाहिए, ये चीज़ें होती हैं ना। तो पहला ऑप्शन कह रहे हैं कि एक छात्र की विषय गहरी समझ हासिल, बिल्कुल नहीं भाई, ये तो बड़ा अच्छा बोल दिया इन्होंने। जबकि ये कैसे होते हैं, इनको तो सिर्फ कंपटीशन से मतलब है। एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने और दूसरों के साथ बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है ताकि दूसरों से वो क्या हो जाए, बेहतर हो जाए, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यही सही हो जाने वाला है। अधिक से अधिक सीखने के लिए कठिन, ना बिल्कुल नहीं भाई। एक छात्र अपनी समझ को आगे बढ़ाने के लिए, सब पॉजिटिव हो गए ना, हमें निगेटिव ढूंढना। यहाँ पे ये निगेटिव टैग वर्ड है भाई, ये सब टैग वर्ड्स मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। और इनको डिटेल में हम फिर से जानेंगे आज की शाम की क्लास में रात 9 बजे। जितने भी टैग वर्ड्स हैं इन सभी को आपको एक बारी फिर से ध्यान देना है, रात 9 बजे इन पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न 18 है आपका कि लड़कों की तुलना में लड़कियों में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से अधिक प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। ऐसे किसने कह दिया भाई? ये बहुत ज़्यादा गलत है। चाहे लड़के हों या लड़कियां हों, सब में इक्वलिटी होती है, ठीक है। मैच्योरिटी की बात अलग है कि हर लेवल पे अलग अलग, जैसे कि लड़के पहले मैच्योर हो जाते हैं इन कंपेरिजन ऑफ, लड़कियाँ तो हैं उनमें जो मैच्योरिटी वो थोड़ा सा पहले आ जाती है इन कंपेरिजन ऑफ बॉयज़।
अगर हम सेक्सुअल मेच्योरिटी की बात करते हैं तो, ठीक है। बाकी लड़के जो हैं प्यूबर्टी एज जैसे आपने पढ़ा होगा ना, तो प्यूबर्टी एज जो है लड़कियां पहले टच करती हैं और कुछ 1-2 साल का गैप होता है और फिर लड़कों का जो स्पैन होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो ये तो कह दिया इन्होंने गलत बात, बहुत ही ज़्यादा निगेटिव। तो अगर ये गलत हो गया तो आपको कारण की तरफ देखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर असर्शन गलत तो भाई आपका कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जहाँ पे असर्शन गलत का ऑप्शन सिर्फ एक ही होता है जहाँ दोनों गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 तुरंत टिक कर दोगे। आगे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है भाई कि कारण पे आप दिमाग लगा के बैठे हो, जब असर्शन गलत तो फिर गलत सब कुछ, ठीक है। आगे बढ़ जाना है। 19 क्या कह रहा है भाई कि एक शिक्षिका छात्रों को उनके पूर्व ज्ञान को नई संकल्पनाओं से जोड़ने के अवसर प्रदान करके अपनी कक्षा में सार्थक सीखने व विवेचनात्मक सोच को सक्षम बनाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण रणनीति सबसे प्रभावी होगी भाई? एक शिक्षिका छात्रों को उनके पूर्व ज्ञान को नई संकल्पनाओं से जोड़ने के अवसर प्रदान करके अपनी कक्षा में सार्थक सीखने व विवेचनात्मक सोच को सक्षम बनाना चाहती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण रणनीति सबसे ज़्यादा प्रभावी होगी? पहला है नई सामग्री और व्याख्यान देना। भाई व्याख्यान देना, याद करना, निगेटिव बातें कर दी इन्होंने शुरुआत में ही। विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक के अध्याय को पढ़ने और अंत में प्रश्नों की, ये भी बात तुच्छ इन्होंने गलत ही करी है, ठीक है, कि सिर्फ बुक पढ़ो, क्वेश्चन के आंसर करो। छात्रों से नई सामग्री से संबंधित अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए कहना, स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए कहना, फिर उन्हें विषय से जोड़ना, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आंसर हो जाएगा भाई ना। आगे मत बढ़ो, यहीं पे आपका आंसर एकदम सही सटीक मिल चुका है। छात्रों को नई सामग्री से संबंधित कार्य को पूरा करने के तरीके के बारे में चरण दर चरण बिल्कुल नहीं। भाई आंसर मिल चुका है, तो आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन विद्यार्थियों के में सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण है? सीखने के लिए आकलन यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात हो रही है। भाई मैंने बहुत बारी आपको बताया हुआ है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है। जब आप क्लास के शुरुआत में ही एक आध क्वेश्चन बच्चों से पूछ लीजिए उनके पूर्व ज्ञान को चेक करने के लिए ना, तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक ऑप्शन से आपके कि एक अंतिम परीक्षा जिसमें ना 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 भाई अंतिम परीक्षा गलत बात हो गई। शुरुआत की बात कर रहे हैं हम। पूर्व ज्ञान की जाँच के लिए कक्षा की शुरुआत में एक प्रश्नोत्तरी और विचार मंथन, इसी को ही हम कहते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है। भय और तनाव का वातावरण बनाना छात्रों को सचेत और हरदम तैयार रखता है क्या? भाई बिल्कुल निगेटिव बात कर दी इन्होंने, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा निगेटिव बात कर दी है यहाँ पे इन्होंने, तो ये चीज़ें हो जाती हैं आपकी गलत, ठीक है। ये चीज़ें यहीं पे हो जाएंगी गलत, और यहीं पे ये गलत हुआ तो आपका आंसर हम 4 की तरफ चल देंगे। असर्शन गलत, तो रीज़न पे दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। रीज़न पे आप दिमाग नहीं लगाओगे, दोनों आपके हो जाएंगे गलत। ये सही बिल्कुल नहीं है। अगला क्या कहता है ना कि भाई नई अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी रणनीति हो जाएगी? यहाँ पे नई अवधारणाएं, न्यू जब चीज़ें आप स्ट्रेटेजीज बच्चों के सामने रखते हो ना, तो कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हो जाती हैं? पहले उदाहरण प्रस्तुत करना, बिल्कुल भाई गैर उदाहरण, बिल्कुल भाई प्रेजेंटिंग नॉन एग्जाम्पल्स, ऐसे एग्जाम्पल देना बच्चों को जो कि मतलब कि उसी संदर्भ में होती हैं। ये पॉजिटिव वर्ड है, इसको निगेटिव नहीं समझोगे, ये बहुत पॉजिटिव है भाई। गैर उदाहरण का मतलब होता है कि लाइक ऐसी चीज़ें कनेक्ट करना बच्चों को, ऐसे एग्जाम्पल्स देना जो कि थोड़ा सा हट के हों, ठीक है। गैर उदाहरण जिन्हें हम कह सकते हैं, ये पॉजिटिव टर्म होता है। अवधारणाओं के बीच में संबंध के बारे में सोच को बढ़ावा देना, ये भी पॉजिटिव है, ये भी है। लास्ट कह रहा है कि एक परिभाषा देना छात्रों को इसे याद करने के लिए, यही बात हो जाती है यहीं पे गलत, ठीक है। अब आंसर की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे आपका 3 सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने चीज़ें क्लियर करी हुई हैं। आते हैं नेक्स्ट पे 23 पे ना। लेव वाइगोत्स्की से देखिए एक और क्वेश्चन आ गया। लेव वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं? एक संयोगात्मक प्रक्रिया के रूप में, व्यक्तिगत तो बिल्कुल नहीं देखते हैं, एकीकृत भी नहीं देखते हैं, पर्यावरण को प्रभावी रूप से अपनाने की प्रक्रिया। भाई पर्यावरण को सिर्फ नहीं अपनाना है ना, कोलैबोरेटिव प्रोसेस सबसे ज़्यादा बेहतर मानी जाएगी। अगर हम फर्स्ट और फोर्थ में कंपेयर करें ना, तो सहयोगात्मक प्रक्रिया, भाई सहयोग करना मतलब क्या? अब लोगों के साथ मिल रहे हो, वही तो हमारा पर्यावरण है ना, वही तो एक्सपोजर है। तो ज़्यादा बेहतर क्या हो सकता है, वो हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट की तरफ जाएंगे। अगला क्या कहता है कि आप एक शिक्षक हैं और जो अपने छात्रों को आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार की चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे
अधिक संभावना है। यहाँ पे एक परियोजना सौंपना जिसमें छात्रों को किसी विषय पर जानकारी को याद रखना और प्रस्तुत कर, याद रखना, भाई गलत बात कर दी इन्होंने। छात्रों को उनके अपने समाधान खोजने के लिए खुले सिरे वाले प्रश्न प्रदान करना, ये बात बहुत सही है भाई, ठीक है, ये बात बहुत सही है। ओपन एंडेड क्वेश्चन, ये मैंने आपको टैग वर्ड में आज ही बताया है, ना विश्वास हो तो आप जाकर के वीडियो देखिए, ठीक है। आज ही मैंने आपको ये टैग वर्ड ओपन एंडेड क्वेश्चंस हमेशा से पॉजिटिव होते हैं और ये रचनात्मक रूप से, आलोचनात्मक रूप से बच्चे के लिए बहुत को बढ़ावा देने का काम करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बहुत पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। आते हैं अगले पे, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है भाई, फिजा ने विश्लेषण किया कि उसे विषय जेड सीखने की तुलना में विषय एक्स सीखने में अधिक समस्याएं हैं, ठीक है। जेड सीखने की तुलना में एक्स को सीखने में अधिक समस्याएं हैं क्योंकि वह विषय जेड में रुचि रखती है और उस पर ध्यान केंद्रित कर रही, क्योंकि रुचि रखती है और उस पर ध्यान केंद्रित कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना फिजा की सोच का विश्लेषण करने की क्षमता का वर्णन करती है, ठीक है। उसको जेड की तुलना में एक्स सीखने में कठिनाई हो रही है क्योंकि जेड में उसको इंटरेस्ट भी है, ठीक है, एक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, लेकिन और जो वो अपनी सोच के बारे में विश्लेषण कर रही है ना, ये जो क्षमता रख रही है विश्लेषण करने का अपने ही सोच के बारे में, ठीक है, अपनी ही थिंकिंग के बारे में वो जो विश्लेषण कर रही है, वो इस चीज़ के लिए उसको एबल बना रही है ना कि वो सोच सकती है, अपनी सोच के ही विचार, अलग अपने विचारों के बारे में ही सोच पा रही है ना। तो ये ऑप्शन आपका अधिसंज्ञान होना चाहिए, ठीक है। अधिसंज्ञान यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बेहतर हो जाएगा, कौन सा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। यहाँ स्मृति का कोई लेना देना नहीं है, मेमोरी का कोई लेना देना नहीं है, संज्ञान की कोई ऐसी बात नहीं करी जा रही है, ना ही संज्ञात्मक संघर्ष की। ऑप्शन आपका पहला ही सही होगा, लिख के ले लीजिए आप, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक आकलन यानी कि एक तरह से कहा जाए ना तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है। नैदानिक आकलन की बात हो रही तो विद्यार्थियों को अपने सहकर्मियों के काम का समालोचनात्मक आकलन करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। तो यह बिल्कुल सही बात है। देखिए भाई, नैदानिक की बात करी गई है ना, तो अगला देख लेते हैं, विद्यार्थियों के अभिवृत्ति स्वरूप की पहचान करना और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार एक व्यावसायिक निर्देश कार्यक्रम तैयार करना, ठीक है। To identify the attitude pattern of the student and design a career guidance program as per their needs। तो बिल्कुल भाई हमारा जो निदानात्मक आकलन होता है ना, वो इसी चीज़ पे फोकस होता है कि पहले आप जानिए कि बच्चे की आवश्यकता क्या है, नीड क्या है, और जब नीड पता चल जाए तो आप उनको उसका उपचार कर दीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सेकंड बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा, पहला सही है, अच्छा है, पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव हमारा आंसर थोड़ी ना हो जाएगा भाई, पॉजिटिव होना चाहिए और हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड की तरफ चलेंगे, मूव करेंगे अगले प्रश्न पे। हालांकि अंतर समूह व्यक्तिगत विभिन्नताओं की संभावना मौजूद है, ठीक है, और इंटर ग्रुप इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करी उन्होंने, फिर भी स्वालीनता वाले अधिकांश विद्यार्थी, भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है फिर से ध्यान से सुनेंगे, हालांकि अंतर समूह व्यक्तिगत विभिन्नता की संभावना मौजूद है, ठीक है, वाइल देयर एग्जिस्ट अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंट्रा ग्रुप इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है, मतलब पॉसिबिलिटीज़ कहीं ना कहीं है कि बच्चा जो है, इंट्रा का मतलब क्या होता है, जो समाज के साथ में, इंट्रा ग्रुप इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो एक तरीके से लोगों के साथ में बातचीत करने की बात होती है ना, उसकी बात कर रहे हैं, वो चीज़ है बच्चे में कि लोगों के साथ बातचीत, कन्वर्सेशन करने में बेहतर है ना, बातचीत कर लेता है। फिर भी स्वालीनता वाले अधिकांश विद्यार्थी हैं वो क्या करते हैं, उन्नत सामाजिक भावना, परस्पर की उपलब्धि प्राप्त करते हैं, उन्नत संवाद के कौशल प्रदर्शित करते हैं। तो भाई अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से जाते हैं ना, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इन्होंने घुमा के पूछने की कोशिश करी है। अब ये पूछना एग्जैक्टली क्या चाह रहे थे, क्योंकि यहाँ पे स्वालीनता जो है ना, स्वालीनता वर्ड अपने आप में थोड़ा सा निगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे फर्स्ट या सेकंड में से कोई होना चाहिए, इसको स्टैंड बाई पे रखेंगे भाई, ठीक है, आंसर की का वेट करेंगे और वहाँ पे इन्होंने इन दोनों में से कौन सा उत्तर दिया है इस पे हम देखेंगे, ठीक है। फिर तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, जीन प्याजे डैश को और डैश मानता है, ले वाइगोत्स्की डैश को डैश मानता है। ओके, सो भाई जीन प्याजे पहले आ गए तो वहाँ पे प्राइवेट स्पीच की कोई जगह रह नहीं जाती है। ईगोसेंट्रिक स्पीच अ साइन ऑफ कॉग्निटिव इमेच्योरिटी, भाई इन्होंने कह दिया इफेक्ट
इन सेल्फ रेगुलेशन, ठीक है, इमेच्योरिटी की कोई बातचीत होती नहीं है, तो वो हो गया वहीं पे गलत। ठीक है, ऑप्शन हम सेकंड की तरफ तुरंत चल देंगे, आगे हमें देखना भी नहीं क्योंकि आगे सही ही होगा। ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही गलत यहाँ पे ढूंढ लिया, कोई अपरिपक्वता की नहीं भाई, परिपक्वता की बात होती है। ऑप्शन सेकंड आपका बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। मूव करेंगे अगले की तरफ। और प्रगतिशील शिक्षा के हिमायती इनमें से किस कथन से सहमत होंगे? जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं ना, बच्चे स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं और समाज उन्हें भ्रष्ट कर देता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। बच्चे स्वाभाविक रूप से असभ्य है, ये तो बहुत गलत बात कर दी। बच्चे एक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं और यह पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करती है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, ये कहना कि ये चीज़ें भाई आपकी निगेटिव हो जाती हैं और ये गलत हो जाएंगी। अगला और लास्ट प्रश्न क्या कहता है ना हमारा, कि प्रत्येक बच्चे को खेलने, प्रयोग करने और अपनी दुनिया की खोज करने के अवसर मिलते हैं। ये कौन कह सकता है भाई? क्या आपने ऐसे बच्चे नहीं देखे जो बचपन से जिन्हें काम करना पड़ जाता है? भाई ये कहना कितना गलत हो जाएगा ना कि प्रत्येक बच्चे को खेलने, प्रयोग करने और अपनी दुनिया की खोज करने के अवसर मिलते हैं। क्या हर बच्चे को क्या ये सौभाग्य प्राप्त होता है? क्या बताइए। और बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण है। क्या बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण हो सकता है? सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल, कि जिस बेसिस पे हर एक बच्चे का अलग अलग, देखिए जैसा इन्वायरमेंट मिलेगा बच्चे को, बच्चा वैसा डेवलप होगा, ना कि आप सार्वभौमिक कह सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है, प्रत्येक बच्चे को खेलने या फिर प्रयोग करने, अपनी अपनी दुनिया की खोज करने के अवसर, ऐसा कहना ये गलत हो जाएगा। क्योंकि बिल्कुल मिलता है, बच्चों को मिलना चाहिए बच्चों को, लेकिन ये सही नहीं होगा। जैसा पर्यावरण होगा, बच्चे का एनवायरनमेंट होगा, मान लीजिए उसको नहीं मिल पाया, ठीक है, जो भाई रूल बनाया गया ना कि 6 से 14 साल के बच्चों को मिलना चाहिए, चीज़ें होती हैं, लेकिन क्या इतना हो पाता है? इस हद तक चीज़ें सही हो पाती हैं क्या? वो चीज़ें गलत हो जाती है ना। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है आपका हो जाएगा, मेरे ख्याल से 4 की तरफ हमें जाना चाहिए। ठीक है, और सार्वभौमिक इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलती हैं हमें। बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण नहीं है। जब हर बच्चे का कल्चर अलग है, हर बच्चा अपने आप में इंडिविजुअल है, उसका पर्यावरण अलग है, तब अब चीज़ें सार्वभौमिक कैसे हो सकती हैं? सार्वभौमिक बच्चा हो या बचपन हो बच्चे का, ठीक है, दोनों ही सार्वभौमिक नहीं होंगे। और ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको सीडीपी के मैराथन क्लास में कराया हुआ है, जाके आप देख सकते हो। ठीक है, सो ये सेशन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। 30 क्वेश्चन हमने किए हैं। जरूर कमेंट में बताइए आपका स्कोर कितना बन रहा है। कुछ क्वेश्चन जिनको हमने स्टैंड बाई पे रखे उनको लीव करके बाकी आप अपना स्कोर जरूर बताइए। ठीक है, और पेपर 1 हम जल्दी ही डिस्कस करेंगे जैसे ही आपका ओवर होता है। और रात 9 बजे जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, रात 9 बजे हम पेपर का प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, क्या आया था, क्या नहीं आया था, और क्या आपको और रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। और मैं रिवाइज़ भी कराऊंगी जो चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन।